हेलो बच्चों, नमस्कार। इंतजार की घड़ी हुई खत्म, अब है बारी ईटीपी की। तो एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं और इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या फंक्शन है। तो बहुत सारी चीजें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं ईटीपी के बारे में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ईटीपी में सर किस किस क्वेश्चंस, किस किस टॉपिक के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ लेनी है, एक्सप्लेन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ ईटीपी, उसकी जरूरत क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशंस मैं आपको डील कर देता हूं। डेफिनेशन क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ स्किल, वो एक स्किल है, कला है। अ व्यू पॉइंट, a thinking, a technique, a working procedure. Traditionally, in economic front, entrepreneurship means a capability and tendency to bear the risk and involve in industries and business. सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप एक कला है, एक विज्ञान है, एक समझाता है, एक स्टडी है, एक व्यू पॉइंट है जो बताता है लोगों को कि भाई बिजनेस को कैसे किया जाए, न्यू इन्वेंशन कैसे किया जाए, नया स्टार्टअप कैसे किया जाए। देखो, हम लोग जब तक न्यू बिजनेस स्टार्टअप नहीं करेंगे, नया इन्वेंशन नहीं करेंगे, तब तक मार्केट में चल नहीं पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप बताता है एक स्टार्टअप करना, एक बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उसमें नयापन लाना है ताकि वो मार्केट में दूसरों से अलग बनाया जा सके। ठीक है, और ये जो लोग करते हैं उसको एंटरप्रेन्योर्स बोला जाता है। समझ में आ गई? ये एक स्टडी है। जैसे देखो, मैं एक सिंपल शब्दों में समझाता हूं। मैनेजर एक इंसान होता है जो क्या पढ़कर आता है, मैनेजमेंट पढ़कर आता है। वो मैनेजमेंट पढ़ता है और मैनेज करता है, वो इंसान मैनेजर कहलाता है और वो प्रोसीजर मैनेजमेंट कहलाता है। वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप है, एक इंसान जो ये सारा न्यू इन्वेंशन करता है, रिस्क लेता है, वो एंटरप्रेन्योर है। और वो जो पढ़कर आता है, जो स्टडी करता है, उसको जो समझाया जाता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, तो इसमें सर बताया क्या जाता है? इसमें लोगों को बताया जाता है एक नई चीजों को आविष्कार करना या नई चीजें बिजनेस स्टार्टअप करना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ध्यान से सुनो, जैसे जोमेटो एक नया बिजनेस स्टार्टअप किया गया। कोई किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि खाना घर में मंगा के भी खाया जा सकता है। सारे लोग, हम लोग क्या खाते हैं? गर्म खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। किसी ने सोचा होगा कि खाना को घर पे मंगवाकर ठंडा खाना हम लोग खाएंगे? नहीं। तो जिसने ये रिस्क लिया होगा वो बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत बड़ा रिस्क होगा कि भाई लोग घर में खाना मंगवाएंगे या नहीं मंगवाएंगे। क्योंकि आप ही सोचो, आप जब भी जाते हो कोई खाना तो आप देख कर लेते हो, गर्म लेते हो और टेस्ट करके लेते हो। यहां तो हम लोग बस ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, हमारे घर पे आ गया। समझ में आ गया? तो ये बहुत बड़ा रिस्क था, बहुत बड़ा चैलेंज था जो स्टार्टअप किया गया। तो एक नई बिजनेस को स्टार्ट करना, न्यू आइडिया लगाना, न्यू इन्वेंशन करना, रिस्क बियरिंग करना, ये एंटरप्रेन्योरशिप का काम है, एंटरप्रेन्योर्स का काम है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसके डेफिनेशन आपको देख लेने हैं, एंटरप्रेन्योर्स होता क्या है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। अच्छा, एंटरप्रेन्योर्स की कुछ क्वालिटीज में बता दूं। एक एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या करता है? रिस्क बियरर है। सबसे पहला तो वो रिस्क लेता है, क्योंकि नो रिस्क नो गेन। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको प्रॉफिट कभी भी नहीं होगा। तो सबसे पहला होता है रिस्क बियरर। दूसरा है इनोवेटर, हर एक चीज में नयापन लाता है ताकि वो बताता है दूसरों से हम क्या अलग बेच रहे हैं। ठीक, उसके बाद है ऑर्गेनाइजर, वो ऑर्गेनाइजेशन करता है, एक कंपनी, एक फर्म तैयार करता है। ठीक, वो है क्रिएटिव माइंड का, वो नई नई आइडिया सोचता है, नई वो हर एक सिचुएशन में, एडवर्स सिचुएशन में भी अपॉर्चुनिटी तलाशता है, वही एंटरप्रेन्योर है। एक बुरे सिचुएशन में भी अपॉर्चुनिटी तलाश के उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी निकालता है और सरवाइव करता है और प्रॉफिट कमाता है। यह है एंटरप्रेन्योर्स की कहानी। देखो, बिजनेसमैन नॉर्मली क्या करते हैं? पैसे लगा दिए, पैसा लगाए, बिजनेस हुआ, अच्छा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ, डूब गया, तो उनके पास एक पैटर्न डायलॉग है कि सर हमारा किस्मत ही खराब था, हमारे किस्मत में कुछ नहीं था, हमने सोना छुआ था, मिट्टी बन गया। तो ये पैटर्न डायलॉग है। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स के डिक्शनरी में ये सब कुछ नहीं है। वो जानता है कि बिजनेस कैसे करना है और कहां करना है। अगर मेरा सिचुएशन खराब हुआ तो उस सिचुएशन में भी अपॉर्चुनिटी तलाश कर हम उसमें नया कुछ निकाल लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है टेक्निकली इज कॉम्पिटेंट। वो टेक्निकल चीजों को जानता है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है। ठीक है, हर एक चीज देखोगे नई नई टेक्निक्स के अकॉर्डिंग, नई नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग
कराया जा रहा है, तो एंटरप्रेन्योर्स का दिमाग हमेशा चलता है नई टेक्निक्स की ओर। ठीक, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी बात होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपने देखा होगा शार्क टैंक, अगर आपने देखा होगा, उसमें एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, किसके लिए? फंडिंग के लिए, कि भाई मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ। अब सोचो मैंने कोई बिजनेस स्टार्टअप किया और मैं फंड चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ, और मैं ही खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो आप क्या पैसा लगाओगे? तो सबसे पहले बड़ी बात होती है कि मुझे खुद कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा अबाउट द प्रोडक्ट। मेरा प्रोडक्ट कैसा है, मैं खुद कॉन्फिडेंट हूं कि हाँ ये सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया है, अब मैं ये मार्केट में चला सकता हूं, ये मार्केट में बहुत ज्यादा काम करेगा। तो वो हमारा कहलाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं तो आप भी मेरे यहां बिजनेस में पैसा लगाओगे। समझ गए? तो सेल्फ कॉन्फिडेंट उसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी एंटरप्रेन्योर काम करता है, अपनी पर्सनल चीजों को तो देखता है, अपने पर्सनल प्रॉफिट्स को तो देखता ही है, साथ ही साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी देखता है। वो समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम करता है, ऐसा नहीं कि समाज को छोड़ देता है, क्योंकि यहां पर लिखा गया है वी अर्न फ्रॉम द सोसाइटी, then we have to do something for the society। हम जहां से कमाते हैं, कहां से कमाते हैं? सोसाइटी से पैसा कमाते हैं, इसलिए हम लोगों को सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसको ऐसा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मत दो, चीप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कि उसको कोई नुकसान हो, उसको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दो, रीजनेबल प्राइस पर दो। ये सारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो एक एंटरप्रेन्योर्स में ऑलवेज होने चाहिए। ठीक है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाना चाहिए, ये सारा चीज देखोगे। ऑप्टिमिस्टिक, एक्चुअली ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। उसको पता है कि ये मेरा बिजनेस आगे ग्रो करने वाला है, तो वो हमें दिखाता है फ्यूचर कि देखो भाई देखो ये बिजनेस अब इतना ग्रो करेगा, इतना ग्रो करेगा और आगे इतना बढ़ जाएगा, तो आप मेरे यहां पैसे लगाओ, फंडिंग लगाओ, आप भी मेरे साथ बिजनेस करो। वो ऑप्टिमिस्टिक होता है। ठीक है, वो आशावादी होता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एबिलिटी। जो चीजें वो बता रहा है आपकी समझ में आए, वो कम्युनिकेशन स्किल कहलाता है। ठीक है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं आपकी समझ ही नहीं आ रहा, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे मेरे से, तो वो एबिलिटीज नहीं, उसमें कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए ताकि वो अपनी बातों को समझा पाए लोगों को। नेक्स्ट है डिसीजन मेकर, और सबसे मेन पॉइंट आता है डिसीजन मेकिंग। हर एक चीजों का डिसीजन वो ले सके, आसानी से ले सके कि कब कौन से डिसीजन लेने हैं, कब कौन से काम करने हैं। तो ये एक एंटरप्रेन्योर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। समझ में आ गई बात? अब इसकी सारी स्टडीज एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। एक एंटरप्रेन्योर था, एक इंसान था, इसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए। अब आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाए तो उसके क्या क्या सर कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जो स्टडीज हम लोग कर रहे हैं, जो सिखाता है कि बिजनेस कैसे करना है, एक एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनोवेशन, हमेशा वो सिखाता है नई चीजें लाना, बिजनेस में नया कुछ करना। समझ में आ गया? चलो, दूसरा क्या है? रिस्क बियरिंग। वो सिखाता है रिस्क लो, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लोगे, बिजनेस नहीं करोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। देखो हमारी इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत कमी है। यहाँ कोई बिजनेस स्कूल नहीं है। यहाँ मैनेजमेंट 11-12 के बाद आप MBA करोगे तब पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट करवाया जाता है, बिजनेस सिखाया जाता है। बट विदेशों में स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है, ATP एक सब्जेक्ट दिया जाता है, और हमारे यहाँ ATP ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो बहुत सारे बच्चे नहीं लेते हैं। ये बहुत ही बुरी बात है, जिससे क्या होता है कि लोगों के माइंड में, देखिए हमारे गार्जियन के माइंड में, हमारे माइंड में, हमारे भैया दीदी के माइंड में, टीचर्स के माइंड में, उनको पता ही नहीं कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, ETP होता क्या है। बस उनके माइंड में यह है कि हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं, हमारे जो भी कजन्स हैं, उनको हम क्या बताते हैं? भाई नौकरी ले लो, जॉब करो, सिक्योर हो जाओ। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं अच्छे से पढ़ो लिखो, नौकरी लो, जॉब लो, सिक्योर हो जाओ। वो कभी हमें सजेशन नहीं देते कि बिजनेस करो। अब एक पॉइंट देखिए, पूरा सारा अगर पॉइंट आप देखोगे तो अगर आप नौकरी करने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं कोई बिजनेस होगा, आप वहीं तो जॉब करोगे ना, कोई तो स्टार्टअप होगा, तो वहीं ना जॉब करोगे। तो भाई जब कोई स्टार्टअप ही नहीं चलाएगा, कोई बिजनेस ही नहीं चलाएगा, तो आप जॉब कहां करोगे? आपके घर में सिखाया तो जा रहा है जॉब करने के लिए, लेकिन कहां करोगे? इसीलिए तो जॉब की कमी है, क्योंकि कोई स्टार्टअप नहीं कर रहा है। और इंडिया में इसका बहुत ही स्लो प्रोग्रेस है, ETP का जो है ना बहुत स्लो प्रोग्रेस है। इसलिए गवर्नमेंट अब ध्यान देती है MSME पर, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इसको बढ़ाया कैसे जा रहा है, इंडिया में प्रोग्रेस कैसे किया जा रहा है, जिसका बहुत स्लो डेवलपमेंट है, यहां कोई नहीं जानता ETP के बारे में। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन है, रिस्क बेयरिंग है, हाई अचीवमेंट फंक्शन है। हाई अचीवमेंट फंक्शन मतलब इसका हर एक काम अपने गोल को अचीव करने के लिए होता है। हमेशा हम लोग थिंक करते हैं कि हाँ मैं अपने प्रोडक्ट को बेच पाऊंगा, ये मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है और ये मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊंगा, इतना मेरा टर्नओवर हो जाएगा, हम बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, ये एंटरप्रेन्योर्स कहता है।
ठीक, उसमें फिर सिखाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग फंक्शन। देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट जो होता है ना, वो बहुत लार्ज स्केल पर नहीं होता, वो छोटे स्तर पे ही होता है, और धीरे 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 बिल्डिंग बनाकर वो बिल्ड करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को और लार्ज स्केल पर ले जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप एज ग्रुप बिहेवियर, ये क्या है? ग्रुप बिहेवियर है। कभी भी ये नहीं बताता आइसोलेशन में काम करना, ये बोलता है साथ मिलकर सारे लोग काम करेंगे, ये ग्रुप बिहेवियर है। मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप, एक एंटरप्रेन्योर्स के पास मैनेजरियल स्किल होनी चाहिए, वो मैनेजमेंट करना जानता होगा, और उसमें स्किल लीडरशिप की होनी चाहिए, क्योंकि एक लीडर बताता है कि फॉलोअर्स को कि तुम्हें काम कैसे करना है, क्या करना है, तो ये लीडरशिप क्वालिटी। अगर आप बताओ एंटरप्रेन्योर्स ही खुद लीडरशिप नहीं जानता होगा, उसमें लीडर क्वालिटी नहीं होगी, वो खुद डेमोरलाइज होगा, तो आपको क्या बताएगा, आपको क्या उत्साह बढ़ाएगा और आप क्या काम करोगे? तो एक बॉस, एक लीडर हमेशा मोटिवेटेड होना चाहिए और उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए। नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिसेस, हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप सिखाता है आप वो काम करो जिसके बारे में आपको नॉलेज है। नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिसेस करो। देखो बिजनेस यहां पर आता है, बिजनेस कौन सा किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी तो सारे बिजनेस हो रहे हैं पूरी दुनिया में, अगर देखा जाए तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं बन रहा, सब तो बन रहा है, तो किसका बिजनेस किया जाए? तो अगर बोलोगे कि सर जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो हम उस बिजनेस को चुनेंगे, ठीक है, सारे लोग तो यही सोचेंगे, तो फिर अगर ऐसा होगा तो सुई धागा कौन बनाएगा? कोई भी नहीं। तो सुई धागा फिर बना कौन रहा है? सारे लोग तो इस बिजनेस को करेंगे जिसमें ज्यादा मार्जिन हो, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा वो बिजनेस करना चाहिए जिसमें आपको नॉलेज हो, जिसमें आपको रुचि हो, जिसमें आपकी क्वालिटीज हो। जैसे मैं अगर अच्छा समझा पाता हूं, मेरे स्किल है कि हाँ मैं आपको समझा पा रहा हूं, पढ़ा पा रहा हूं, आप मेरी बातों को समझ रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो, इसका कहीं से मतलब नहीं है कि मैं अब साड़ी बेचने लगूं और बोर्ड पर साड़ी दिखाऊं कि देखो भाई ये सारी साड़ियां, क्योंकि मुझे साड़ी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, 0% नॉलेज है, और इससे आप समझ भी नहीं पाओगे और मेरी साड़ियां नहीं खरीदोगे। लेकिन वही मैं अगर बुक्स बताऊं कि देखो ये बुक्स खरीद सकते हो, ये बुक्स पढ़ सकते हो, तो वो ज्यादा कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेट कर पाओगे। तो मेरे लिए बुक्स से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, लाइब्रेरी से रिलेटेड ये सारे बिजनेस मेरे लिए बने हुए हैं। समझ में आ गई बात? तो ये सारे बिजनेस हम कर सकते हैं। तो जिसमें मुझे नॉलेज है उसी पे बेस मुझे बिजनेस करना चाहिए, ये कहलाता है। नेक्स्ट है क्रिएटिव एक्टिविटीज, हमेशा कुछ नया करने की कोशिश, हमेशा क्रिएटिव करने की कोशिश, क्योंकि रटा रटाया घिसा पीटा वही सारी चीजें। देखो थ्योरीज लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि कभी भी वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपनी चीजों को, वो सिर्फ रट्टा मार पढ़ रहे हैं। अब देखो मैं ये जो सारी चीजें बता रहा हूं आपके माइंड में बैठ गया होगा, वो समझ गए होगे आप एक दो बार अगर इसको पढ़ लोगे, नोट डाउन कर लोगे ना, तो सारा खुद से ओन वर्ड्स में बना के लिख सकते हो। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि थ्योरीज को जब भी पढ़ो तो कम्युनिकेट करके पढ़ो, उसको आप मैचअप करो। तो यहां पर है क्रिएटिव एक्टिविटीज, कुछ नयापन लाना, और बिजनेस ओरिएंटेड, हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप सिखाता है बिजनेस की ओर काम करना, बिजनेस ओरिएंटेड हो, बिजनेस के लिए काम करना है, आपको बाकी फर्दर चीजों पे ध्यान नहीं देना है, बिजनेस ओरिएंटेड और इन्वायरमेंटल ओरिएंटेड होना चाहिए। ये सारी चीजें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है, तो समझ गए। अच्छा, इसकी नीड्स क्या क्या है? इंडिया में तो बहुत जरूरत है आपको एंटरप्रेन्योरशिप की, क्योंकि उसी से बिजनेस स्टार्टअप होगा, नए बिजनेसमैन बनेंगे। अच्छा, एक बिजनेस स्टार्ट होगा तो फिर लोग उससे जुड़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, हमारा जीडीपी बढ़ेगा, हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसकी जरूरत है हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोग कहीं भी, मैंने अभी बताया, न्यू इन्वेंशन, न्यू बिजनेस स्टार्टअप करने की कोशिश नहीं करते हैं हम लोग, बस पढ़ते हैं और सोचते हैं जॉब ले लें। ये बहुत ही कह सकते हो दुख की बात है हमारे लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ लेना है आपको? पढ़ लेना है व्हाट इज एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, एमएसएमई, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें क्राइटेरिया बनाई गई है माइक्रो, माइक्रो मतलब सबसे छोटा, जिसका टर्नओवर कितना होना चाहिए। देखो आप लोग इसको देख लोगे, 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा, 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा, ऐसे करके क्राइटेरिया बनी गई है। आप लोग इसको निकालकर नेट से पढ़ लोगे कि क्राइटेरिया कितनी कितनी है, ये आप देख लोगे एमएसएमई की, ठीक है। उसमें बताएगा कि अगर आपका टर्नओवर, अगर आपका सेल इतना है तो आप माइक्रोज में आते हैं, छोटे बिजनेस, अगर उससे ज्यादा है तो आप स्मॉल बिजनेस में आते हैं, और उससे ज्यादा है तो मीडियम बिजनेस में आते हैं। देखो इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि इंडिया में कोई बिजनेस करना नहीं चाहता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बिजनेस क्यों नहीं करना चाहता? आप लोग बोलोगे सर फंड्स नहीं है, लैक ऑफ कैपिटल, रिसोर्सेज नहीं है। तो गवर्नमेंट कहती है कि मेरे पास भी तो फंड्स नहीं है, क्योंकि आप लोग तो टैक्स देते नहीं हो,
और टैक्स से जितना पैसा आता है उसके लिए तो हम लोग इतना करते हैं, बाकी तो करप्शन में इधर उधर ही चला जाता है। तो क्या किया जाए, कैसे स्टार्टअप किया जाए? इसके लिए गवर्नमेंट कहती है एमएसएमई, मीडियम स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करो, घर से स्टार्ट करो ना, अचार पापड़ बनाओ, धीरे धीरे तुम भी बनाने लगोगे और लार्ज स्केल पे पहुंच जाओगे। समझ में आ गई? तो छोटे छोटे बिजनेस को, जैसे टोकरे बनाते हैं हम लोग घर में, हम लोगों ने गमले बनाए, या फिर हम लोग क्या बनाया, अचार बनाया, हमने चिप्स बनाया, पापड़ बनाया, ऐसा छोटा छोटा बिजनेस स्मॉल बिजनेस के कैटेगरीज में आता है, जिसमें 10 लोग 20 लोग काम करते हैं। समझ में आ गया? इससे होता क्या है कि अगर हर एक घर से स्मॉल बिजनेस स्टार्ट हो, समझोगे, हर एक घर से या हर मोहल्ले में 2-4 बिजनेस स्टार्ट हो, तो वहां के अगल बगल के लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब वो 10-10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने लगे तो सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसलिए मेक इन इंडिया बनाया गया, जिसके दौरान बैंकों को गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया कि देखो भाई, तुम अपने एरिया में, हर एक ब्रांच अपने एरिया में कम से कम 5 लोगों को लोन दे। अब कौन से? एमएसएमई, स्मॉल बिजनेस के लिए लोन दे। अब वो स्मॉल बिजनेस के लिए 5 लोगों को लोन देना ही अनिवार्य कर दिया गया है, तो कम से कम वो खोजेंगे। अच्छा, 5 बिजनेस अगर स्टार्ट हुआ तो वहां के 10-10 लोगों को रोजगार मिला, तो कम से कम वहां 50 लोगों को रोजगार मिल गया। ऐसे ऐसे कितने ब्रांच है, आपने बैंक के ब्रांचेस तो देखे होंगे ना, एक ब्रांच होता है वहां 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 उतने सारे, तो उतने सारे लोगों को हर जगह आपको एमएसएमई स्टार्टअप हो जाएगा। तो ये इंडिया में हो रहा है। तो सबसे पहले एमएसएमई आपको पढ़ लेना है, होता क्या है, इसके फीचर्स पढ़ लेने हैं। फीचर्स क्या होता है, इंपॉर्टेंस इन इंडिया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया में, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं एमएसएमई को। ठीक है, ये आपको पढ़ लेने। तो सर प्रॉब्लम्स क्या है एमएसएमई के इंडिया में? तो प्रॉब्लम्स हैं लैक ऑफ एडिक्वेट रॉ मटेरियल, उनको पूरी एडिक्वेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता, क्योंकि वो छोटे बिजनेस हैं, उनके पास लैक ऑफ कैपिटल है। अच्छा, वो उतनी दूर से खरीद भी नहीं सकते, लार्ज अमाउंट पे खरीद नहीं सकते, इसलिए रॉ मटेरियल उनको अवेलेबल नहीं हो पाता अच्छे तरीके से। ये एमएसएमई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा स्कार्सिटीज एंड इरेगुलरिटी ऑफ पावर, क्योंकि पावर जनरेशन नहीं हो पाता, उनको मशीन अवेलेबल नहीं है, बड़ी मशीन खरीद नहीं सकते, फंड्स है नहीं, तो उसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि पावर कट इंडिया में बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइनेंस, सबसे पहले पैसे कहां से आए, हमारे पास तो पैसे नहीं है। अच्छा, अगर हम बैंक के पास जाते हैं तो बैंक हमें नहीं देगी, क्योंकि हम छोटे बिजनेस हैं। अब अचार पापड़ बनाने वाले बिजनेस को कहां से कोई लोन दे? हमारे पास एसेट्स क्या है, हमारे पास कोई प्रॉपर्टीज नहीं है जिसको हम मॉर्गेज रख पाएं, जिसको हम लोन ले पाएं, जिसके थ्रू हम लोग गिरवी रख पाएं। तो इसके लिए बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनी एमएसएमई को लोन नहीं देती है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने सीडीबी बनाया है। याद होगा आप लोगों को, या नहीं भी याद है तो पढ़ लेंगे। सीडीबी, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और एस मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल। इसको बनाया गया, गवर्नमेंट ने इसको बनाया है स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हैं एमएसएमई, उसके लिए ये लोन प्रोवाइड करती है। समझ में आ गया? यही सारी चीजों को, प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस करने के लिए। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि छोटे स्तर पर बना रहे हैं तो हम रॉ मटेरियल्स महंगा खरीद रहे हैं, लेबर कॉस्ट हमारा ज्यादा है क्योंकि हम मशीन यूज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका कॉस्ट हाई है। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर्स। नेक्स्ट है पुअर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, हम लोग ट्रांसपोर्ट अच्छे तरीके से नहीं कर पा सकते, क्योंकि हम छोटे बिजनेस हैं, छोटे स्तर पर बना रहे हैं, तो उतना हम लोग हाई वैल्यू नहीं दे पाएंगे, फ्रेट नहीं दे पाएंगे, कैरेज नहीं दे पाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा बहुत सारे गांव में तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी नहीं है, दूर दूर तक की सामान लाया और ले जाया जा सके, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। नेक्स्ट है मार्केटिंग प्रॉब्लम। मार्केटिंग क्या होता है सर? मार्केटिंग आपको पता है, स्टार्टिंग होता है प्लानिंग से, पैकेजिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हम लोग सेल कैसे करें, तो ये सारी चीजें भी इफेक्ट करती है। क्योंकि हम छोटे बिजनेस हैं, उतनी अच्छा मार्केटिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे। एक तो ऐड नहीं कर पाएंगे, दूसरी पॉइंट हम पैकेजिंग उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, हम लोग का अट्रैक्टिव नहीं होगा, तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम लोग नहीं फेस कर पाते, तो मार्केटिंग प्रॉब्लम्स यहां पर इश्यू आते हैं। नेक्स्ट है अदर सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स, हम लोग नई टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पा सकते, नई टेक्निक्स नहीं यूज कर पा रहे, क्योंकि छोटे बिजनेस है ना, कहां से हम लोग उतनी मशीन खरीद पाएंगे, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे पास है। लैक ऑफ नॉलेज, हमारे पास परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है कि काम को कैसे किया जाए। अच्छा, सफिशिएंट लेबर्स नहीं है, क्योंकि हम आसपास के लोगों को काम दे रहे हैं तो उतने
हार्ड लेबरिंग हो या नहीं हो सकता है कि बहुत मेहनती हो सकता है कि नहीं भी मेहनती हो सकता है स्किलफुल हो सकता है नहीं भी हो, तो हम क्योंकि हायर तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अच्छी मैनेजमेंट नहीं होगी क्योंकि उसमें से ही हम लोगों को मैनेजमेंट करना है, हम बाहर से हायर कर नहीं सकते। अब सोचो अचार पापड़ बनाने वाला एक मैनेजर कहां से हायर करेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है एमएसएमई को, तो नोट डाउन कर लें, इसको लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ लेने हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस में फाइनेंस कहां से आएगा, बिजनेस में पैसे कहां से आएंगे, एक्सप्लेन द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, तो बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, फाइनेंस मतलब मनी, पैसा कहां से आएगा और इसके सोर्सेज कहां से है। तो देखो बेसिकली तो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज है। इंटरनल मतलब हमारे पास जो पैसा है कहां से आता है, हम लोग या तो शेयर्स इशू करेंगे, ये सारा चीज हो गया, या हमारे पास रिटेन अर्निंग होता है वो हमारा हो गया। एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब बाहर से हम लोग लोन वोन लेते हैं, तो ये सारा चीज है, तो आपको पढ़ लेना है। जिसमें वर्किंग कैपिटल आता है हम लोगों का, जो डे टू डे लाइफ के लिए यूज किया जाता है, फिक्स्ड कैपिटल आता है, तो ये चीजों को भी आप लोगों को देख लेना है। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, पैसा कहां से आएगा, ये आपको हर एक चीजों को देख लेना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप बिल डिस्काउंटिंग करवा सकते हो, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, हम लोग जितना भी लोन ले सकते हैं बैंक से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आजकल खुल चुकी है, वहां से भी हम लोग पैसा ले सकते हैं, मॉर्गेज लोन है, गिरवी रख के पैसा ले सकते हैं। तो 2 सेक्टर में इसको बांटा गया है, इसको आप लोग देख लोगे। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट अप्राइजल। अब सर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, ध्यान दें, कोई भी एंटरप्रेन्योर्स किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए पहले वो रिपोर्ट तैयार करता है, हर एक चीजों को बारीक तरीके से लिखता है, उसमें क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या डिमेरिट्स हैं, तो वो जो रिपोर्ट तैयार होता है उसी को हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स कहते हैं। ये बनाया कैसे जाता है वो देख लोगे, इसका इवैल्यूएशन कैसे होता है। और प्रोजेक्ट अप्राइजल, अप्राइजल मतलब होता है अब उसको मूल्यांकन करना, मतलब उसको एनालाइज करना, चेकआउट करना, ठीक है, कि किस प्रोजेक्ट पे पैसा। देखो जब भी हम लोग प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, मतलब न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं, न्यू मशीन खरीद रहे हैं, न्यू बिजनेस लगा रहे हैं, अच्छा कितना पैसा लगता होगा, 1 लाख 2 लाख, नहीं सर, ह्यूज अमाउंट, करोड़ों में पैसे लगते हैं। तो जब हम लोग प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो हम बिना सोचे समझे पैसे कैसे लगा दें, इसके लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, रिपोर्ट तैयार किया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है, जिसको हम लोग प्रोजेक्ट अप्राइजल कहते हैं, ठीक है। और उसके थ्रू हम लोग डिसीजन लेते हैं कि किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाए ताकि मेरा पैसा जल्दी से जल्दी पैसा वापस भी आ जाए और मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी हो। तो ये सारी चीजें देखी जाती है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपको पढ़ लेना है, उद्देश्य क्या है बनाने का। ऑब्वियस सी बात है, पैसा डूबे नहीं, हम लोग कहां लगा रहे हैं, कब पैसा वापस आ जाएगा, कितना प्रॉफिट होगा, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ स्लो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का स्लो डेवलपमेंट क्यों है, इसके कारण क्या क्या हैं। तो सर कॉजेज कौन कौन से हैं। पहला कॉजेज है ट्रेडिशनल सोशल आइडियोलॉजी। यहां पर कहता है हमारा जो ट्रेडिशनल सोशल सामाजिक तौर पर जो है हम लोग पिछड़े हुए हैं, ठीक है, और समाज हमारे बहुत सारी चीजों को मना करता है कि आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना। तो एंटरप्रेन्योरशिप की यहां ये कमी है, क्योंकि यहां इंडिया में वैल्यू बिजनेसमैन से ज्यादा एक जॉब करने वाले को दिया जाता है। आपके पास अगर सरकारी नौकरी है, अगर आपके पास कोई जॉब है, तो आप उनसे बेहतर हो जो एक बिजनेस कर रहे हैं। तो यहां पर एक समाज का पॉइंट ऑफ व्यू बन चुका है, जिसके थ्रू यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप की कमी है, लोग नहीं जानते हैं, इसके जो ग्रो है उसमें रुकावट है। दूसरा है नॉन मैटेरियलिस्टिक अप्रोच। यहां पर हर एक चीज में रुकावटें आती है जो नॉन मैटेरियलिस्टिक है। यहां कैपिटल की कमी है, यहां हिंड्रेंस है। यहां पर हम लोग जो कल्चर अपनाते हैं, उस कल्चर के अकॉर्डिंग हमें कुछ नई चीजों को करने के लिए रोका जाता है हमेशा, कि तुम नया काम मत करो, इस चीज को मत करो, ठीक है, जो नॉन मैटेरियलिस्टिक है। नेक्स्ट है सोशल सिस्टम, सामाजिक तौर पर यहाँ कास्टिज्म है, यहाँ रिलीजन है, रिलीजन के अकॉर्डिंग, धर्म के अकॉर्डिंग सबको बांट दिया गया है। यहाँ सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस काफी हद तक कम हो गया है। हम लोग सेफ एंड सिक्योर चीजों पर विश्वास करते हैं। लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज, यहां कहीं भी स्कूल नहीं बना हुआ है, यहां कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है। अच्छा, टीचर्स भी बोलते हैं ईटीपी थ्योरी पेपर है, पढ़ लो, रट्टा मार लो, एग्जाम दे दो। इसको समझा नहीं जाता है कि एक्चुअली में है ये है क्या, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना बड़ा स्टार्टअप कर सकते हैं। और जॉब, सिंपल सी चीजें हैं, आप जो जॉब करने जा रहे हो वो एक कंपनी है। सोचो आपको जब जॉब में इतना पैसा दे सकती है, तो वो कंपनी का ओनर कितना कमाता होगा,
सबसे बड़ी बात है। अगर वो 100 लोगों को उतना रोजगार दे सकता है, 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, उनको पेमेंट दे सकता है, उनकी सैलरी दे सकता है, तो उसके पास कितना पैसा बचता होगा। तो अगर पैसे की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लैक ऑफ कैपिटल। यहां फंडिंग नहीं है, इसलिए भी लोग बिजनेस करना नहीं चाहते। अरे पैसा तो है ही नहीं, कहां से बिजनेस किया जाए। किसी को आइडिया नहीं है कि पैसे भी मिल सकते हैं, आपका फंड भी आ सकता है, आप स्टार्टअप भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टैपिज्म। ये प्रॉब्लम है, यहां ब्यूरोक्रेसी है और रेड टैपिज्म, मतलब ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज यहां बहुत ज्यादा है। हर एक काम के लिए हम लोगों को छोटा बाबू, बड़ा बाबू, यहां साइन करवाओ, वहां साइन करवाओ, लाइसेंस लो, वगैरह वगैरह। तो रेड टैपिज्म की वजह से भी बहुत सारे लोग ऐसे बिजनेस करना नहीं चाहते। नेक्स्ट है लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। यहाँ टेक्निक्स नहीं सिखाया जाता, यहाँ नई नई चीजें नहीं सिखाए जाते, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स हैं, हम लोग कहीं ना कहीं जो ओल्ड ट्रेडिशन है उसी को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। आज भी किसान इतने हम लोग पढ़े लिखे हो गए, फिर भी बहुत सारा जगह ऐसी है जहां किसान जो है पुरानी मशीन ही यूज कर रहे हैं, पुराने ट्रैक्टर्स जो हैं या पुराने जो ट्रेडिशन चल रही है उसी को यूज कर रहे हैं, या बिजनेस करने का जो तरीका आज भी वो पुराना है, नई टेक्निक्स को यूज नहीं किया जा रहा। ठीक है, इसकी कमी है। नेक्स्ट है चेंज एंड इनोवेशन, लैक ऑफ। यहां पर हम लोग नयापन नहीं चाहते, चेंज नहीं करना चाहते, इनोवेशन नहीं करना चाहते। जो जैसे चल रहा है बस पैसा कमा रहे हैं ना, बस उतना ही, हम लोग ज्यादा करने की कोशिश नहीं करते हमेशा। एंड मोनोपोली एंड फियर ऑफ द कंपटीशन। यहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी बहुत बढ़ चुका है, हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर रहे हैं, और ज्यादातर लोग बाहर की चीजों से अट्रैक्टिव होते हैं। हम लोग ज्यादा बाहर की चीजों को देखते हैं, जिससे हमारा जो है कंपटीशन काफी हद तक बढ़ जाता है, और लोग मना करते हैं कि मत पैसा लगाओ, मत बिजनेस करो, बिजनेस डूब जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बेच ही रहे हैं। बट एक सिंपल सी बात है, मैं सारे बच्चों को बताता हूं, देखो अगर आप ये सोचकर बिजनेस नहीं करते हो कि ऑलरेडी तो ये इतने सारी कंपनीज हैं, तो फिर मुझे बताओ कि आप पढ़ क्यों रहे हो। हर साल तो इतने सारे बच्चे पास आउट होते हैं, तो फिर आप पढ़कर क्या करोगे, आपको तो नहीं पढ़ना चाहिए। या फिर मैनेजमेंट, इतने सारे लोग मैनेजमेंट करते हैं, हर कोई मैनेजर बन ही जाता है क्या? मैं तो सबको पढ़ा रहा हूं तो सब टॉप ही कर जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ना छोड़ दें, समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिजनेस करना छोड़ दें, बिजनेस कीजिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया ही नहीं जाता, हमारे पास स्किल है नहीं, हमारे पास स्पिरिट नहीं है, हम एंटरप्रेन्योर्स बनने की कोशिश नहीं करते हैं। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, सेफ साइड लेकर चलते हैं, बस जॉब करो, बस खत्म, 50,000, 20,000, 1 लाख रुपया महीना कमाओ, खत्म। हम लोगों को नहीं चाहिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क, बहुत ज्यादा माइंड, हम लोग बस एवरेज में जीना चाहते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स इसके है इंडिया में। ठीक है, अच्छा आगे क्या है, हम लोगों को क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं सर। इसमें बहुत सारा बहुत मजेदार टॉपिक्स हैं। इसके बाद ये एग्जाम आप लोगों का खत्म हो जाए, इस पे मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, आप लोगों को करना क्या चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। ये बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग एग्जाम को क्लियर आउट कर लें। आपका प्रोजेक्ट अप्राइजल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ लेना है, कॉजेस पढ़ लेने हैं, स्लो डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स क्यों हैं। नेक्स्ट पढ़ लेना है ईडीपी, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये होता क्या है। देखो एंटरप्रेन्योरशिप को सिखाने के लिए, उनका स्किल बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसको ईडीपी बोला जाता है, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके नीड्स क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेना है डिस्कस द रोल ऑफ सिडबी। सिडबी मैंने अभी बताया स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो सिडबी आप लोगों को पढ़ लेने, होता क्या है, कब बनाया गया था, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज को इंडिया में ये क्या करती है, कैसे फंड प्रोवाइड करती है, ये आपको पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट पढ़ लेना है व्हाट डू मीन बाय बिजनेस प्लान। एक बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस प्लान कैसे किया जाता है, एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट्स, और इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है। देखो एक बिजनेस करने के लिए हमेशा आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहला तो कैपिटल आपको ध्यान में रखना है, आपके पास कैपिटल कितना है। उसके बाद आपको देखना है नॉलेज, आपको किस चीज में नॉलेज है। उसके बाद आपको देखना है रॉ मटेरियल,
इफिशिएंट तरीके से आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। अच्छा, फ्यूचर में रॉ मटेरियल उसका अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। अगर मैं फर्नीचर बना रहा हूं, मान लो सपोज दैट लकड़ी से मैं फर्नीचर बना रहा हूं, तो लकड़ी फ्यूचर में आएगा कि नहीं आएगा। हो सकता है 5 साल के बाद लकड़ी खत्म हो जाए, लकड़ी खत्म हुआ, रॉ मटेरियल खत्म, रॉ मटेरियल खत्म मतलब मेरा बिजनेस खत्म। तो ये चीजों पर ध्यान देनी है। इजी वे में हम लोग कहां से रिसोर्सेज ले सकते हैं, हम लोग मैन पावर कैसे ले सकते हैं, फंड्स कहां से आएगा हम लोग का, तो बहुत सारी चीजें, इसको प्लान हम लोगों को करना है। दैट इज कॉल्ड बिजनेस प्लान। ये आप लोगों को देख लेने हैं, पढ़ लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, व्हाट इज प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, एक्सप्लेन इट्स मेन एलिमेंट्स। प्रोजेक्ट बनाया कैसे जाता है, इसको फॉर्म कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ये आपको पढ़ लेने हैं। और एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, इसके टाइप्स कितने हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं। तो ध्यान रखें, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ईडीपी आप जरूर देख लें, इसके रोल क्या है, इसको कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे एंटरप्रेन्योर्स को सिखाया जाता है, इंडिया में क्या क्या रोल प्ले हो रहा है, एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स क्या है, और जितने भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसको आपको समझ लेना है। तो मैंने आज जो सारे टॉपिक्स बताए, आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, एडीपी क्या है, एमएसएमई क्या होता है, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या है, इंडिया में इसका कैसा रोल प्ले हो रहा है, इसका डेवलपमेंट कैसा है, ग्रो कैसा है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये आप अच्छे तरीके से बना के लिख सकते हो। तो इसको आप लोग पढ़ लें, ध्यान से लिख लें, एग्जाम दे लें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।